स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ ईरान की जमीन पर बारूद बरस रहा है, पूरा मिडिल ईस्ट सुलग रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका में बैठे कुछ लोगों के खातों में करोड़ों डॉलर्स जमा हो रहे हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और एक तरीके से क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भी एक बुनियादी सिद्धांत होता है, फॉलो द मनी। यानी अगर आप पैसे के पद चिन्हों का, फुटप्रिंट्स का पीछा करेंगे तो युद्ध के पीछे का असली सच खुद ब खुद परतों में सामने आ जाएगा। और आज हम यही करने वाले हैं। हम विश्लेषण करेंगे कि कैसे इस ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध में असली विजेता कौन रहा, किसने सबसे ज्यादा धन कमाया और कौन इस तबाही से मुनाफा बटोर रहा है। और सबसे गंभीर सवाल यह है कि क्या इस युद्ध की पटकथा वित्तीय बाजारों में, फाइनेंशियल मार्केट्स में पहले ही लिखी जा चुकी थी? क्या यह केवल एक सामरिक संघर्ष है या फिर एक सुनियोजित मार्केट स्ट्रक्चर? तो आज इसको समझने के लिए शुरू करते हैं शुरू से। फरवरी 2025 के अंतिम दिन चल रहे थे। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले शुरू किए। प्राथमिक लक्ष्य जो उन्होंने रखा वह था ईरान का परमाणु कार्यक्रम और उसकी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को पंगु बनाना। लेकिन वह चीज जो एक सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर शुरू हुई थी, धीरे धीरे एक रीजनल वॉर, एक क्षेत्रीय युद्ध के तौर पर आगे बढ़ती चली गई। और ईरान ने अपनी पुरानी रणनीति अपनाई, एसिमेट्रिक वॉरफेयर। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के पास उसने तनाव को बढ़ाया, तनाव चरम पर पहुंचा और वैश्विक तेल बाजार में हाहाकार मच गया। कहानी में इंटरेस्टिंग मोड़ तब आता है जब अचानक राष्ट्रपति ट्रंप ने पॉज यानी कि युद्ध विराम की बात की। यह रणनीतिक यू टर्न क्यों आया? एक विश्लेषक के तौर पर मेरा सवाल यहीं से शुरू होता है। आखिर वे कौन सी वित्तीय शक्तियां थीं जिन्होंने ट्रंप को रुकने के लिए मजबूर किया और इस पॉज से किसकी तिजोरियां भरी? तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू होती है यह कहानी का पहला सिरा शुरू होता है पॉली मार्केट से। पॉली मार्केट एक प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आप वास्तविक दुनिया की घटनाओं पर दांव लगाते हैं। जहां युद्ध की तीव्रता हो या शांति की बात हो, दोनों पर पैसा लगाया जाता है। यह प्लेटफॉर्म क्रिप्टो करेंसी के जरिए काम करता है और पूरी तरीके से गुमनाम होता है। इसके डेटा को जरा ध्यान से देखिएगा। 21 मार्च के आसपास, 21 मार्च के आसपास जब ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए था, तो ठीक उसी समय 8 एनोनिमस पॉली मार्केट अकाउंट्स खुलते हैं जिनमें $70,000 डॉलर की मात्र इन्वेस्टमेंट की जाती है। और इन गुमनाम खाताओं ने दांव लगाया, किस बात पर दांव लगाया इन खातों ने कि 31 मार्च तक ईरान के साथ युद्ध विराम हो जाएगा। यदि यह भविष्यवाणी सच साबित होती है तो उन्हें इसके बदले $8,20,000 का रिटर्न मिलेगा, यानी कि लगभग 7 करोड़ रुपए का रिटर्न। अब आप सोचिए, $70,000 लगा करके आप 12 गुना मुनाफा कमा रहे हैं। जब दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक ये कह रहे हैं कि जंग और भड़केगी, तो इन 8 लोगों को एक दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है कि शांति आने वाली है। और इसमें 2 महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला है क्रोनोलॉजिकल टाइमिंग की। ये अकाउंट्स ठीक उसी समय सक्रिय होते हैं जब एस्केलेशन अपने चरम तक पर था। बिना किसी इंटरनल इंफॉर्मेशन के कोई भी तर्कसंगत व्यक्ति युद्ध के बीचों बीच शांति का इतना बड़ा दांव नहीं लगाता है। दूसरा रेड फ्लैग जो था वह था अतीत का ट्रैक रिकॉर्ड। अगर आप देखेंगे तो हैरानी की बात इसमें सबसे बड़ी यह है कि इन्हीं में से एक खाते ने 28 फरवरी से पहले यह सही भविष्यवाणी कर दी थी कि ईरान पर अमेरिका हमला करने जा रहा है। पहले हमले की सटीक भविष्यवाणी और इतनी सटीक युद्ध विराम की जानकारी, यह एक महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सत्ता के गलियारों से इंटरनल सूचना लीक की जा रही हो। दूसरा, पॉली मार्केट तो एक ही सिरा है। दूसरा सिरा जो रियल खेल है वो ऑयल फ्यूचर्स में है, जिस बाजार में यह गेम खेला गया। टाइमलाइन को देखिए। सुबह 6:49, ये न्यूयॉर्क का टाइम है। ऑयल फ्यूचर्स के 733 सौदे किए जाते हैं जो तेल की कीमतों के गिरने के संकेत देते हैं। 6:50 पर, ठीक 6:50 पर 2000 से ज्यादा यह संख्या पहुंच जाती है, यानी कि अचानक बाजार को लगने लगता है कि तेल सस्ता हो जाएगा।
7:04 पर राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले टाले जा सकते हैं। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का अनाउंसमेंट दिया, केवल उसे डिले करने का अनाउंसमेंट किया, ब्रेंट क्रूड की कीमतों में $84 प्रति बैरल की गिरावट दर्ज की गई। और इसके साथ साथ जिन्होंने महज 15 मिनट पहले दांव लगाया था, उन्होंने मिनटों में करोड़ों डॉलर का मुनाफा कमाया। यह बाजार की सामान्य प्रतिक्रिया नहीं थी, वास्तव में यह इन्फॉर्म्ड सिमेट्री थी। अब महत्वपूर्ण रूप से अगर आप देखेंगे तो ऐसा इतिहास में पहली बार नहीं हो रहा है। वेनेजुएला संकट के दौरान याद कीजिए, एक ट्रेडर ने राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी की घोषणा के महज कुछ घंटे पहले ही ट्रेड करके $4 लाख कमाए थे। यही पैटर्न अप्रैल 2025 में जब ट्रंप टैरिफ के दौरान हुआ था तब भी दिखा था। तब क्या हुआ था, आधिकारिक घोषणा के महज एक हफ्ते पहले अमेरिकी व्यापार और राज्य विभाग के अधिकारियों ने अपने स्टॉक्स बेच दिए और बाजार गिरने पर दांव लगा दिया। जब नीति बनाने वाले ही दांव लगाने लगते हैं तो उसको हम नीति नहीं कहते हैं, उसको फाइनेंशियल टर्म्स में इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। और एक और नाम जो इस पूरे मध्य पूर्व संकट के दौरान बहुत फेमस हुआ है वो है जैरेड कुशनर का। जैरेड कुशनर, इनके पास ना कोई आधिकारिक पद है, लेकिन ये मध्य पूर्व की शांति वार्ताओं की प्रमुख धुरी हैं, शांति दूत हैं ये डोनाल्ड ट्रंप के। इनकी निवेश फर्म एफिनिटी पार्टनर्स का 99% निवेश गल्फ कंट्रीज में है, सऊदी अरब में, कतर में, यूएई में। एक तरफ आप शांति के दूत बन रहे हैं, दूसरी तरफ आपका पूरा का पूरा बिजनेस, उसी बिजनेस का साम्राज्य उन्हीं देशों में निवेश पर टिका हुआ है जो युद्ध से सीधे प्रभावित है। यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक क्लासिकल केस स्टडी है। और इसके साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप का परिवार जो क्रिप्टो वेंचर भी करता है और इसी वित्तीय अस्पष्टता के दायरे में बिल्कुल सीधे सीधे आता है। अब उन खिलाड़ियों की भी बात करते हैं जो इनसे थोड़े अलग हैं, लेकिन जिनकी बैलेंस शीट चलती है युद्ध से। जी हां, अमेरिका रक्षा कंपनियां जैसे कि लॉकहीड मार्टिन, रेथन और इसके साथ साथ नॉर्थरॉप ग्रुमन, जंग में जितने मिसाइल इंटरसेप्टर्स जैसे कि थार्ड हो या पैट्रियट हो खर्च होते हैं, उतना ही इन कंपनियों को नए ऑर्डर्स मिलते हैं। ट्रंप के प्रस्तावित $1.5 ट्रिलियन के रक्षा बजट से इन कंपनियों की एक स्वर्णिम युग की शुरुआत हो रही है। जब सैनिक अपनी जान जोखिम में डालते हैं तो इन कंपनियों के शेयर इंडेक्स नई ऊंचाइयां छूते हैं और यह मार्केट में क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए, यह तो हुआ एक पक्ष। दूसरा पक्ष जो ऊर्जा का पक्ष है, जिसको लेकर बहुत सारी न्यूज़ है, उसे भी समझने का प्रयास कीजिएगा। अमेरिका आज केवल एक सैन्य शक्ति नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का एक बहुत बड़ा उत्पादक भी है। ईरान युद्ध के बाद जो अमेरिकी गैस LNG और तेल के लिए वास्तव में अमेरिका एक वैश्विक बाजार में एक प्रकार से एकाधिकार जैसी स्थिति प्राप्त करने की स्थिति में आ चुका है। हॉर्मुज बंद होने के कारण खाड़ी का तेल अटका हुआ है। रूस पे अभी छूट तो दी गई है, लेकिन मोटे तौर पर प्रतिबंध ही है। ईरान और वेनेजुएला की क्षमता से सब बाहर है। अब यूरोप और एशिया के पास केवल एक विकल्प है और वह है अमेरिका। अनुमान यह है कि इस संकट के कारण अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों को $60 बिलियन का अतिरिक्त मुनाफा होगा। अब आते हैं अन्य देशों पर। अमेरिका और ट्रंप की बात से आगे चाइना, एक देश, पूरी दुनिया लड़ाई कर रही है और चीन तैयारी कर रहा है भविष्य की। चीन ने बहुत पहले ही अपने तेल आयात को रूस, अंगोला और ब्राजील की ओर डाइवर्सिफाई कर दिया था। चीन जानता है कि आज का तेल संकट दुनिया को इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर ढकेलेगा और उस क्षेत्र में चीन पहले से ही डोमिनेंट है, वर्चस्व है उसका। अमेरिकी युद्ध लड़कर संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं और चीन बाजारों को जीतने के लिए ग्रीन इकोनॉमी की तरफ इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो मार्केट बढ़ा रहा है। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसने बिना एक मिसाइल दागे इस युद्ध में सबसे ज्यादा कमाई की है, और वो है व्लादिमीर पुतिन। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष के अनुसार इस युद्ध का एकमात्र वास्तविक विजेता जो है वह रशिया है। कैसे? रूस की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर है। फरवरी 2026 तक रूस का तेल $40 प्रति बैरल पर बिक रहा था, लेकिन जैसे ही ईरान का हमला हुआ वही तेल $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस को डिस्काउंट देकर $35
प्रति बैरल का घाटा होता था जो रूस झेल रहा था। लेकिन ईरान संकट के कारण केवल 2 सप्ताह में, 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही यह पूरा का पूरा घाटा मुनाफे में बदल गया। आप कल्पना करिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने जो 30 दिन का वेवर दिया है रशिया को, वह रूस के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इससे रूस का तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिना किसी डिस्काउंट के बिक रहा है। पुतिन जी ने एक भी सैनिक नहीं खोया है और उनकी तिजोरी भर गई है। और यूक्रेन से भी, साथ ही साथ जो दूसरा फायदा हुआ है, यूक्रेन से भी दुनिया की नजरें हट गई हैं और यह स्ट्रेटेजिक कैलकुलस का मास्टर स्ट्रोक है जो कि पुतिन के फेवर में जाता है। अगर हम इस पूरे के पूरे डिस्कशन को संक्षेप में समझें तो 2 ग्रुप ऑफ कंट्रीज को हम बांट सकते हैं। नॉर्वे, रशिया, कनाडा जैसे ऊर्जा निर्यातक देश तो अभी ग्रीन जोन में हैं, विनर्स हैं। लेकिन भारत, जापान, साउथ कोरिया, यूरोप और पाकिस्तान जैसे देश रेड जोन में है। पाकिस्तान जैसे देशों के लिए तो यह और भी अस्तित्व का संकट है, जहां महंगाई और ब्याज दरें आम जनता की कमर तोड़ रही हैं। भारत, हम निश्चित तौर पर भारत की बात एक अलग सेगमेंट में ही करेंगे क्योंकि भारत की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। भारत अपनी तेल जरूरत का 80% के आसपास आयात करता है। हमारी कुल खपत का आधा हिस्सा, लगभग 2.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर आता है, जो अब युद्ध प्रभावित क्षेत्र है। यद्यपि ईरान कहता है कि हम भारत के जहाजों को जाने देंगे। भारत पर प्रभाव अगर हम देखें तो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 50 पहले से ही 7% की गिरावट दर्ज कर चुका है। जेट फ्यूल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक पहुंचने से हवाई सफर और लॉजिस्टिक्स महंगी होते जा रहे हैं। खाड़ी देशों से आने वाले उर्वरक की बात करें तो भारत में किसानों की लागत बढ़ेगी, जो आगे चलकर फूड इन्फ्लेशन में रिफ्लेक्ट भी होगी। रणनीतिक क्षति की अगर हम बात करें तो चाबहार पोर्ट, आपको याद होगा, जो मध्य एशिया के लिए हमारा एंट्री गेट था, वह अब अनिश्चितता के दायरे में है। इस पर इस बजट में कोई एलोकेशन भी नहीं किया गया था। तो देखिए दोस्तों, आप इतने सारी डिस्कशन से एक बात समझ गए होंगे कि हर युद्ध की एक निश्चित स्क्रिप्ट होती है। जो जमीन पर लड़ते हैं वे सिपाही मरते हैं, जो नागरिक हैं वह महंगाई की मार झेलते हैं, वो युद्ध की कॉस्ट पे करते हैं। लेकिन जो नेपथ्य में रहकर इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, जो हथियारों का व्यापार करते हैं, वे इतिहास के पन्नों में अपना लाभ दिखाते हैं और लिखते हैं। यह कहानी केवल ईरान की नहीं है। इराक हो, अफगानिस्तान हो, लीबिया हो, इन सब जगहों पर यही कहानी दोहराई गई थी। युद्ध बिना किसी वित्तीय कारण के कभी नहीं लड़े जाते हैं और भारत के लिए यहाँ पर एक कड़ा सबक है, एक स्ट्रिक्ट मैसेज है जो हमें समझना चाहिए। और वह यह है कि हमें अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सामरिक स्वायत्तता और एनर्जी इंडिपेंडेंस का युद्ध स्तर पर अपग्रेडेशन करना होगा, क्योंकि जो देश ऊर्जा के मामले में दूसरों का मोहताज होगा वह हमेशा दूसरों की जंग का अनचाहा शिकार होता रहेगा। अगर यह विश्लेषण आपको जानकारीपूर्ण लगा हो और आपको कुछ नए पक्ष समझ आए हो तो निश्चित तौर पर इसे शेयर कीजिएगा। अपने विचार भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि इस पैसे के खेल के बारे में, ये जो रियल हिडन गेम ऑफ मनी है, इसके बारे में आपकी क्या राय है। आपकी राय का इंतजार रहेगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टा पर कनेक्ट कर सकते हो। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जिससे आप मुझसे कनेक्टेड रहोगे। दूसरी खास बात, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा सफलता महोत्सव सेल चल रहा है और इस सफलता महोत्सव सेल के अंतर्गत आप हमारे सभी कोर्सेज में 60% का डिस्काउंट ले सकते हैं। यूपीएससी के प्रत्येक कोर्स में 60% का डिस्काउंट ले सकते हैं, चाहे वो जीएस का बैच हो या ऑप्शनल का बैच हो, हिंदी माध्यम में हो, इंग्लिश माध्यम में हो या बाइलिंगुअल बैच हो। आप सभी बैचेस में यह फायदा ले सकते हैं। लेकिन यह फायदा 60% ऑफ के साथ साथ एक और फायदा मिलेगा आपको, वह है डबल वैलिडिटी का, और यह फायदा आपको 31 मार्च तक अवेलेबल रहेगा। देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए और इस बड़े डिस्काउंट का लाभ उठाइए। हमारे कोर्सेज की डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक, ऐप या वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं, जहां पर आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ज्वाइन करने से पहले एक कोड याद रखिएगा, PK Live। इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आपको यह डिस्काउंट ऑफर लागू होगा और मिलेगा। धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।